यहाँ पर देखिए, तो आगत व्यंजनों की संख्या कितना होती है, 2, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 4। 4। और क वर्ग ध्वनियों की जो संख्या है, क वर्ग की ध्वनियां आपके क ख ग घ अंग होते हैं, और च वर्ग की ध्वनियां च छ ज झ इ, और ट वर्ग की ध्वनियां ट ठ ड ढ अ, और फिर इसमें ड और ढ भी है, ठीक है। और त वर्ग की ध्वनियां त थ द ध न, और प वर्ग की ध्वनियां प फ ब भ म होता है। अंतः अंतस्थ व्यंजन व्यंजन है य र ल व, याद करिए दोस्तों, बताया अंतस्थ व्यंजन की ध्वनियां य र ल व होता है। और अर्ध स्वर आपका क्या है, अर्ध स्वर य और व है, ये अर्ध स्वर है, मतलब दोस्तों यह भी आपका आधा स्वर है, य और व। ये एग्जाम के क्वेश्चन में कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अर्ध स्वर है आपके य और व, और लुंठित व्यंजन आपका र है, और पार्श्व व्यंजन आपका ल है, उसमें संघर्षी व्यंजन आपका तीनों स है, फिर ह है, और उच्छिप्त व्यंजन आपका ड और ढ है, और अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ स तीनों स है, फ है, ये अघोष व्यंजन है। तो दोस्तों सघोष व्यंजन आपका है, सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और पंचम वर्ण है, तथा ड ढ ज य र ल व ह एवं सभी स्वर सघोष हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आपको तालिका के माध्यम से, जो अभी तालिका आपको दिखाया गया है ना, तो उसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अल्प प्राण व्यंजन है आपका प्रत्येक वर्ग में प्रथम और तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण है, और महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा उष्म वर्ण है। और नासिक से व्यंजन आपके ड, ये 5 होते हैं दोस्तों, नासिक से जो व्यंजन आपके 5 होते हैं, ड इ ड़ न म होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और कंठ व्यंजन आपका क ख ग घ अंग होता है, ये कंठ व्यंजन होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों और आगे कुछ भी है। हाँ दोस्तों है तो सही, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक, मूलतः इसकी जो संख्या होती है। और 6 वर्ण के किसके योग से बना है, ये क और स से बना होता है, ठीक है, आधा क और फिर आधा स। जो यहाँ पर दोस्तों जो ऐसे नीचे पाही लगी रहती है, आपकी जो नीचे पाही लगी रहती है, ये क्या प्रदर्शित करता है, ये आधा प्रदर्शित करता है, मतलब ये आधा क है, फिर उसके बाद स, खटखोट वाला स, ये आधा स है। तो ये प्रदर्शित करने का मतलब आपका ये 6 वर्ड किसके योग से बना है, क और स से। तो और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दोस्तों दंत उच्चारण जो आपके उच्चारण उच्चारण की दृष्टि से जो दंत नहीं है, आपका दंत मतलब दोस्तों ट नहीं है, दंत से आपका ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, और क वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ये कंठ है, कंठ, ये क वर्ड का उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ये क है, क से आपका कंठ, कंठ से बताया गया है अभी, आपका क से सॉरी दोस्तों, क से लेके अंग तक आपका एक आपका कंठ से स्टार्ट होता है दोस्तों। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ड कहते हैं। और हिंदी वर्ड माला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, 11 होती है। और कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, क ख, मतलब कंठ ध्वनियाँ क ख। और ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, ये कंठ तालब कहलाते हैं। और अयोग वाह वर्ड कौन सा है, ये अयोग वाह, नोट करिए दोस्तों, जो स्वर की संख्या अ से लेके अह तक होती है, स्वरों की संख्या, तो उसमें ये अंग अह नहीं होता, ठीक है, स्वर, लेकिन ये अयोग वाह होता है। वर्ड कौन सा है, अंग अह होता है अयोग वाह में। और अघोष वर्ड कौन सा है, अघोष वर्ड ये स, महाप्राण है, महाप्राण है आपका अघोष स वाला। और दोस्तों हिंदी का जो बड़ा सा वाला है ध्वनि, ये तालब्य, तालब्य में आपका अघोष महाप्राण है, ठीक है। और यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब आइए नेक्स्ट पर, यहाँ पर तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों और भी आपको मैं बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा। मैं व्हाइट पेज पर चलता हूँ, ठीक है। अब आइए व्हाइट पेज पर थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाइट पेज पर। तो दोस्तों आपका स्वर मतलब वाबिल होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, स्वर का मतलब होता है आपका वाबिल, ठीक है। और व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों
व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट। ये दोस्तों संस्कृत में बोला जाता है अच स्वर को। संस्कृत में, इसको नोट कर लीजिए, संस्कृत में स्वर को अच बोला जाता है, अब व्यंजन को हल बोला जाता है। ठीक है। और स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रता रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और आपका अंग अह छोड़कर ये अंग अह आपका अयोग वाह होता है। स्वरों की संख्या आपके 2 होते हैं, स्वरों की संख्या 2 होते हैं। और इसमें दोस्तों अंग अह जो आपका अयोग वाह होता है को जोड़कर स्वरों की संख्या कुल 13 हो जाती है। मतलब दोस्तों अयोग वाह तो है, लेकिन जो स्वर है आपका इसको भी जोड़ लिया गया है। आप सोच रहे हैं दोस्तों, आप तो बोल रहे हैं कि आप 11 बताए हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या आपका 11 ही है, 11 है, लेकिन स्वरों की संख्या जो अयोग वाह वाला भी है ना, 2 उसको भी जोड़ेंगे, अंग अह, तो ये अयोग वाह है, अंग अह, लेकिन ये स्वर में आते हैं, इसको जोड़ने पर ये 13 हो जाती है। और इसमें दोस्तों क्या होगा, अ आ ई उ ऋषि, फिर ए फिर ओ औ है। ये 11 आपके स्वरों की संख्या है, और 2 आपका स्वर हैं, लेकिन ये अयोग वाह है। ये भी जोड़ लेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। तो लेकिन आपका जो स्वरों की संख्या होती है आपका 11 होता है। और दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं ये 2 होते हैं। पहला मूल स्वर होता है, दूसरा संधि स्वर होता है। तो दोस्तों इसमें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या या स्वरों के भेद 2 होते हैं, 2 होती है या होता है, होती है। पहला आपका है दोस्तों मूल स्वर, नोट कर लीजिए। इसमें मूल स्वर दोस्तों 4 होते हैं, मूल स्वर में 4 होते हैं, अ ई उ, जो यहां पर मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये मूल स्वर 4 होते हैं। ठीक है। और संधि स्वर आपके क्या है, दूसरा आपका संधि स्वर है, संधि स्वर। ये संधि स्वर दोस्तों 2 पार्ट में किया जाता है। संधि स्वर आपका 2 पार्ट में किया जाता है। आपका 2 पार्ट में क्या है संधि स्वर, पहला आपका दोस्तों संधि स्वर दीर्घ संधि स्वर होता है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपका समझने का तरीका है दोस्तों। और आप यहाँ पर जो हमें लिख के बता रहा हूँ ना, इसको समझने के बाद आप जाएंगे वहाँ पर जो आपको इमेज दिखाया गया है या आपको बताया गया है पिछला जो अभी हाल, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे ना तो आप वहाँ पर आसानी से समझ पाएंगे। मूल स्वर आपके 4 होते हैं, और अ ई उ ऋषि किस में होते हैं, ये स्वरों के भेद में। ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। और संधि स्वर के 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, दीर्घ संधि स्वर, जिसे सजाती के नाम से जानते हैं, सजाती के नाम से जानते हैं दोस्तों। और दूसरा आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त संधि स्वर। और ये भी क्या होते हैं, विजाती होते हैं। ये क्या है आपका दीर्घ संधि स्वर, जो है आपका दीर्घ संधि स्वर ये सजाती है, और संयुक्त संधि स्वर ये विजाती है, विजाती है। और दीर्घ में क्या होते हैं, दीर्घ संधि स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। दीर्घ संधि स्वर में 2 मात्राएं होती हैं, मतलब दोस्तों नोट करिए, एक आप होता है लघु, एक होता है दीर्घ, लघु और एक होता है दीर्घ। लघु आपकी क्या होता है, एक होता है जिसे एक इससे डिनोट करते हैं, ऐसा ऐसा ही रहेगा दोस्तों, आई टाइप नहीं रहेगा। ये आपका
ऐसा ही दिखाया जाएगा, ऐसे एक खड़ी पाही के जैसा डिनोट किया रहेगा। एक ही है दोस्तों, एक, ये दो नहीं है, एक ही है, एक। और आपका जो दीर्घ है आपका ऐसे यस की तरह डिनोट किया जाएगा, यस की तरह। ये आपका दीर्घ 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 संधि आपका स्वर है। लघु, और ये दो, इसके दीर्घ संधि स्वर ये दो प्रकार के होते हैं, और एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। लघु में एक डिनोट किया जाता है और एक खड़ी पाही के जैसा, और दीर्घ में यस जैसा। इसमें जो लघु मात्रा होती है दोस्तों, सिंगल होती है। लघु मात्रा एक सिंगल होती है। जैसे दोस्तों आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका इसमें लघु मात्रा में एक सिंगल होता है, तो या होती है, तो इसमें एग्जाम्पल ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ है प्लस ऊ, तो क्या होगा आपका, ये बड़ा ऊ बना देगा, बड़ा ऊ बना देगा। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों, अ प्लस अ, ये दोस्तों सिंगल है, ये सिंगल है, तो दोस्तों आपका क्या बना देगा, आ हो जाएगा। ये इसमें मात्राएं सिंगल होती है, तो ये दोस्तों सिंगल ही दिखाया गया। और एक होता है दोस्तों ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई हो जाएगा आपका। तो ये सजाती हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं। सजाती के मतलब दोस्तों सेम होना चाहिए दोस्तों, ये आपका सजाती होगा। और संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त संधि स्वर में ये विजाती वर्ड को जोड़ता है। मतलब दोस्तों आप दीर्घ और लघु आप समझ गए, और ये दो प्रकार के होते हैं, और सिंगल आपका डिनोट कर रहा है, और दीर्घ में आपका यस जैसा। जैसे कि दोस्तों लंबी सांसें खींचते हैं ज़्यादा, जैसे ओम करके दोस्तों, ऐसे कुछ, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये आपका दीर्घ होता है। और लघु में एक सिंगल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कि सिंगल में सजाती जो होती है आपकी, सजाती जो होती है आपके सिंगल, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऊ प्लस ऊ क्या होगा, बड़ा ऊ बना देगा। तो ये आपका ये सजाती है, क्यों है, क्योंकि ये आपका जो ऊ प्लस ऊ आया हुआ है ना, ऊ प्लस ऊ आपका ये सेम है, ये सिंगल है, ठीक है। अब आइए दोस्तों संयुक्त मतलब जुड़ना होता है। संयुक्त मतलब दोस्तों जुड़ना होता है, संयुक्त संधि स्वर ये विजाती होता है, नोट कर लीजिए, ये विजाती होता है। कहाँ पहुंच गए दोस्तों, संयुक्त संधि मतलब जुड़ना होता है। संयुक्त आपका संयुक्त संधि स्वर ये दोस्तों आपका विजाती होता है, विजाती वर्ड दोस्तों, इसको क्लीन कर रहे हैं हम। विजाती वर्ड को जोड़ना होता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, थोड़ा एक एग्जाम्पल में आपका जैसे अ प्लस ई मिला के आपका क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो दोस्तों आपका क्या है, ये विजाती वर्ड है। मतलब दोस्तों ये अ है, ये ई है, ये अलग अलग हैं दोस्तों, इसको विजाती बोलते हैं। और एक आया है दोस्तों अ प्लस ऊ, तो ये क्या बना दिया, ओ बना दिया, ये आपका विजाती है। अब आइए नेक्स्ट पर क्या है, और आइए दोस्तों एक और देखते हैं, अ प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ये आपका विजाती है। फिर अ प्लस ओ क्या हो जाएगा आपका, औ हो जाएगा, ये भी आपका विजाती है, ये विजाती है, आपका विजाती है। अब आइए दोस्तों कुछ और देखिए, उच्चारण के आधार पर, मतलब मैं इसको एक बार फिर से बता दूं क्या दोस्तों आपके स्वर के बारे में, जहां ये उत्पत्ति हुई है जो
उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो क्या होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। स्वरों के जो आधार पर स्वरों की जो भेद हैं आपके दो होते हैं। पहला आपका मूल स्वर होते हैं, इसमें 4 होते हैं, अ ई उ ऋषि होते हैं, और संधि स्वर होता है दूसरा आपका, इसमें 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में आपका एक दीर्घ संधि स्वर होता है जिसको दोस्तों सजाति के नाम से जानते हैं, और एक संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त संधि स्वर होता है जिसको मैं विजाति के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो दोस्तों दीर्घ संधि स्वर होता है, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। किसमें? दीर्घ संधि स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। पहला आपका लघु होता है, दूसरा आपका दीर्घ होता है। लघु में एक सिंगल डिनोट करता है और दीर्घ में आपका डबल डिनोट करता है। आपको यस जैसा दिखाया जाएगा, यस जैसा दिखाया जाएगा दोस्तों, ऐसा, और सिंगल ऐसा दिखाया जाएगा। तो ये सिंगल है, ये डबल है दोस्तों। इसमें लघु मात्रा सिंगल होती है, और उ प्लस ये सिंगल के बारे में बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये बड़ा उ होता है। और संयुक्त मतलब जुड़ना होता है, और संयुक्त स्वर में क्या होता है, विजाति होती है। संयुक्त स्वर आपका विजाति होता है, और विजाति में आपका दोस्तों अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रदर्शित किया जा रहा है। अ प्लस ई ए हो जाएगा, अ प्लस उ ओ हो जाएगा, अ प्लस ए हो जाएगा, ऐ, और फिर ए सॉरी दोस्तों अ प्लस ओ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो स्वरों के भेद हैं ये आप समझ गए। तो अब आइए दोस्तों उच्चारण के आधार पर क्या होते हैं। उच्चारण के आधार पर ये दोस्तों 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पर ये 3 होते हैं। और हिंदी में दोस्तों, हिंदी में आपका जैसे उच्चारण के आधार पर 3 हो गए, और हिंदी में क्या होता है, ह्रस्व स्वर होगा, एक दीर्घ स्वर होगा। लेकिन जब उच्चारण के आधार पर जब संस्कृत में पूछेंगे, संस्कृत में जब पूछेंगे दोस्तों, संस्कृत में नोट कर लीजिए, हिंदी में आपके 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। यहां पर आइए अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ये दोस्तों संस्कृत में आपके ये 3 होते हैं, और हिंदी में 2 होते हैं। अब आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपका जो संस्कृत वाला होता है, आपका ह्रस्व स्वर होगा, पहला ह्रस्व स्वर, और दूसरा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर होगा तीसरा। और हिंदी में आपका क्या होगा, ये ह्रस्व स्वर होगा और ये दीर्घ स्वर होगा, ये 2 होगा। और संस्कृत में 3 होगा, प्लुत स्वर 1 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपका आया हुआ है दोस्तों, ह्रस्व स्वर में उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में दोस्तों बहुत कम समय लगता है। इसमें मात्राएं क्या होगी, लघु मात्रा होती है, ठीक है, लघु मात्रा होती है। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और दोस्तों इसमें एक मात्रा होती है, नोट कर लेंगे। एक मात्रा होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, एक मात्रा होती है, ये लघु मात्रा होती है, और इसमें दोस्तों ये अमात्रिक भी होता है। अमात्रिक मतलब कोई मात्रा नहीं होता है, जिस पर कोई मात्रा नहीं जुड़ा होता है। नोट करिए इसको,
अमात्रिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अ, ई, उ, ऋषि, ये दोस्तों अमात्रिक होता है। इसको नोट कर लीजिए। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में कम समय लगता है, इसमें एक मात्रा होती है और ये अमात्रिक होता है। एक मात्रा का मतलब दोस्तों आपका जो लघु है, आपका उसमें लघु में एक मात्रा होता है, दीर्घ में दो मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर आपका आया हुआ है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो अगला आपका दूसरा आया हुआ है ना, दीर्घ स्वर आया हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके जो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। मतलब दोस्तों 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं, तो मात्रा जब अधिक होगी दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा ही समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों इस कारण इसमें जो ह्रस्व स्वर है ये अमात्रिक होता है, इसमें कोई स्वर नहीं होता। और दीर्घ में इसके उच्चारण में जो ह्रस्व स्वर है ये 2 गुना समय लगता है, इसमें 2 मात्राएं होती हैं। इसको दोस्तों गुरु मात्रा भी कहते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा था कि ये मात्राएं एक होती हैं। तो इसमें जो ह्रस्व स्वर है इसमें ये मात्रा नहीं होती है, ये अमात्रिक होता है ह्रस्व स्वर। तो अब आइए दोस्तों ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। आपका ये ह्रस्व स्वर हो गया, अमात्रिक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अमात्रिक पूछेगा, अमात्रिक ह्रस्व स्वर कौन सा होता है? अ, ई, उ, ऋषि। और दीर्घ स्वर में, अब आइए दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर आपका दूसरा है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके उच्चारण उच्चारण में उच्चारण में ह्रस्व से या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। और ये इसमें दोस्तों 2 मात्राएं होती हैं, इसमें 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं। इसको दोस्तों गुरु मात्रा भी कहा जाता है, गुरु मात्रा भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गुरु मात्रा भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों इसमें कुछ और दीर्घ स्वर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, जो 2 मात्राएं हो रही हैं और इसको गुरु मात्रा भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपका आता है 5, इसमें आपका 5 आता है। और ह्रस्व स्वर में 4 है, ठीक है। ह्रस्व स्वर में 4 आपका अ, ई, उ, ऋषि है। और दीर्घ स्वर में आपका आ, ई, बड़ा उ, फिर ए, फिर ऐ, ये आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। अब प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर। अब आइए आपका ये तीसरा प्लुत स्वर के बारे में देखेंगे। प्लुत स्वर, यहाँ पर दोस्तों आपको एक एक अक्षर, एक एक चीजें बताई जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हम थोड़ा सा बता रहे हैं ना, उसको ध्यान दीजिएगा हमारे आवाज को, क्योंकि आप हमारे आवाज को समझेंगे ना दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसमें दोस्तों इसके 3 मात्राएं होती हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर के 3 मात्राएं होती हैं, इसके 3 मात्राएं होती हैं प्लुत स्वर के। नोट कर लीजिए दोस्तों, प्लुत स्वर के 3 मात्राएं होती हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका ये प्लुत स्वर के 3 मात्राएं होती हैं, ऐसे आपको 3 मात्राएं मिलने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों हे, राम, ऐसे, फिर हरि, ओम, ऐसे ऐसे होता है। ये 3 मात्राएं होती हैं, 3 मात्राएं लगी रहती हैं। तो ये दोस्तों आवाज को खींच कर बोला जाता है, इसमें बहुत खींच कर बोला जाता है। तो दोस्तों आप जैसे अग्र पश्च समझ नहीं पा रहे हैं, अग्र और पश्च, वहां पर आपको जब मैं बता रहा था तो समझ नहीं पाया कि आपका अग्र क्या होता है, पश्च क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं जीभ बना रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए। आपका जो स्वर है, जीभ के आधार पर उच्चारण जो आपके हो रहे हैं, वहां पर जब मैंने बताया था तो आपको समझ नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये एक प्रकार से जीभ है। तो जीभ थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका जीभ है, जीभ है। तो ये अग्र है, आगे का जो भाग है आपका ये अग्र है,
और ये आपका पीछे की भाग है, ये पश है, और ये आपका मध्य, ये बीच में जो है ना जहाँ जीभ लिखे हैं ये आपका मध्य है, ये मध्य भाग है। तो अग्र भाग में आपका क्या क्या चीजें आती हैं, मैं इसको इरेज करके दोस्तों बता रहा हूँ फिर से। देखिए दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए, ये जीभ है, ये पश है, ये मध्य है, और ये आपका अग्र है। तो अग्र में आपका, अग्र स्वर में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ई, देखिए ए आई, ये अग्र भाग में आएगा। ये चार हैं, ई है, फिर बड़ा ई है, फिर ए है, फिर आई है आपका। और मध्य में आपका क्या है, सिर्फ अ है, मध्य में अ आएगा। और पश्च स्वर में क्या आएगा, अ, उ, बड़ा उ, ओ, फिर अ आएगा, ये पश्च में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्वरों के स्थान पर आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें पूछ रहा है। तो इसमें जो पश्च आपका स्वर है, इसमें आपका 5 है, और एक मध्य में 1 है, अग्र में 4 है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। मूल उच्चारण स्थान केवल 5 होते हैं। ठीक है, केवल 5 होते हैं मूल उच्चारण स्थान, नोट करिए दोस्तों। वहां पर जो चीजें दिखाई गई है ना, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं और भी आपको जो डिटेल में बता रहा हूँ ना दोस्तों, आपके समझने योग्य है। मूल उच्चारण स्थान, मूल उच्चारण स्थान आपके केवल 5 हैं, केवल 5 होती हैं। ठीक है, अब आइए पांचों के बारे में देखने वाले हैं। पहला आपका कंठ होता है, कंठ जो गले के पास में है। और दूसरा आपका तालव्य होता है, तालव्य तालु जिसे बोलते हैं दोस्तों, तालु ऊपर वाली नीचे वाली। और तीसरा आपका मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। चौथा आपका दंत होता है, दंत तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। पांचवा आपका ओष्ठ होता है, ओष्ठ या ओठ, होठ, होठ होता है। ये 5 होते हैं। अब आइए नेक्स्ट पर। तो दोस्तों वर्णमाला में आपका अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ होता है। और इसमें दोस्तों कंठ में आपका अ आ होगा, और तालव्य में ई होगा, मूर्धन्य में आपका ऋषि आ जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका जो आएगा, चौथे में आपका जो दंत वाला है, इसमें कोई नहीं रहेगा। ठीक है, ओष्ठ में आपका ऊ रहेगा, छोटा ऊ, और ओष्ठ में बड़ा ऊ हो जाएगा। मैं लिख के बता दूं क्या, टाइम तो ज़्यादा लगेगा दोस्तों, इस लग रहा है, और ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। आ ये आपका कंठ है। ठीक है, ये स्वरों वाला चल रहा है दोस्तों, स्वर का चल रहा है। ये कौन से स्थान पर क्या बोल रहा है, इस यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तालव्य में आपका ई और छोटी बड़ी है, और मूर्धन्य में क्या होता है, ऋषि होता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका ऋषि होगा, ऋषि। अब आइए फिर से चौथे पे। चौथा आपका दंत होता है, इसमें कोई नहीं होता है। कोई मतलब दोस्तों, इसमें कोई आपका दंत से नहीं बोला जाता, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है, नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं आता वर्णमाला में दंत से। और पांचवा आपका है ओष्ठ, ओष्ठ में ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ, ये आपका ओष्ठ, ओष्ठ है। और दोस्तों क्या बचा है आपका, और चीजें क्या बचा है इसमें, इतना दिखाने के बाद आपका अ आ इ ई ऋषि और ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके बाद आपका बचा है ए आई ओ औ, आपका यह संयुक्त स्वर है, इसको नोट कर लीजिए। ये बचने के बाद ए आई ओ औ बचने के बाद आपका ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है आपका संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर में दोस्तों अ प्लस ई मिला के क्या बनाएंगे, ए। तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ, अ का मतलब दोस्तों कंठ है, और ई का तालव्य है, ई का
तालब्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालब्य हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो बचा हुआ है आपका ए आई ओ औ के बारे में, ये संयुक्त स्वर है, तो इसको भी तो डिफाइन किया जाएगा। तो आपका अ प्लस ई मिला के क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये अ कहाँ से बोला जाता है, अ कहाँ से बोला जाता है, अभी तो मैंने लिखा है कंठ से, कंठ से, ये आपका ये कंठ हो जाएगा, ठीक है। और ई कहाँ से बोला जाएगा, ई तालब्य से, तालब्य, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालब्य, कंठ ताल कंठ तालब्य हो जाएगा। आपका ए हो गया। अब आइए दूसरा जो बचा हुआ है, आय, आय वाला देखेंगे। आय वाले में देखिए क्या हुआ है, दूसरे वाले में क्या होगा दोस्तों, कंठ तालब्य, कंठ तालब्य में आपका ए आय हो जाएगा। तो आपका जो प्रथम होगा, ये भी आपका जो ए आय है ना दोस्तों, कंठ तालब्य में ही होगा, लेकिन जब प्रथम कंठ तालब्य बोला जाएगा, प्रथम कंठ तालब्य बोला जाएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो ये ए हो जाएगा। और द्वितीय जब बोला जाएगा, द्वितीय वो कंठ तालब्य बोला जाएगा, तो दोस्तों आपका इरेज कर देता हूँ, द्वितीय आपका कंठ तालब्य, आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय में आपका आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब आइए आपका ए आय हो गया, ओ और औ, औ देखेंगे, ए सॉरी दोस्तों, ओ और औ देखने वाले हैं। ए आय हो गया आपका, अब ओ औ देखेंगे, आपका 4 बचा था जो संयुक्त स्वर है आपके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अ प्लस उ मिला के क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंठ हो गया और उ आपका ओष्ठ हो गया, समझ पा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ये दोस्तों कंठोष्ठ आपका होने के बाद, कंठोष्ठ में आपका ओ प्रथम होगा और अ द्वितीय होगा, ठीक है। तो जब प्रथम बोला जाएगा दोस्तों आपका ओ हो जाएगा, और द्वितीय बोला जाएगा तो आपका अ हो जाएगा। मतलब दोस्तों कंठोष्ठ में जब प्रथम कंठोष्ठ बोला जाएगा तो आपका ओ हो जाएगा, द्वितीय कंठोष्ठ बोला जाएगा तो अ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आपका देखते हैं आगे इस भी। अब हमारे यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया गया था, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मिले थे आपको। अब आइए नेक्स्ट पर, ये भी हो गया था आपका, ये भी हो गया था आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तालब्य व्यंजन है। अब व्यंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, तालब्य व्यंजन है। तो तालब्य व्यंजन आपका कंठ वाला आपका क ख ग घ है, तालब्य वाला आपका च छ ज झ इ स बड़ा सा है, फिर यह है। अब मूर्धन्य व्यंजन आपका ट ठ ड ढ अड़ है, फिर ढक्कन वाला ढ है, फिर खटखोट वाला सा है, मूर्धन्य व्यंजन है। और दंत व्यंजन आपका त थ द ध न है। और ओष्ठ व्यंजन आपका, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन प फ, और ये नुक्ता वाला फ है, ब, ये यहाँ पर ये नुक्ता वाला ढ है आपका, फिर ब भ म है। और दंतोष्ठ व्यंजन आपका व है। और स्वर तंत्रीय व्यंजन आपका है, ठीक है, स्वर तंत्री, स्वर, स्वर यंत्री, सॉरी दोस्तों, स्वर यंत्री व्यंजन आपका है। अब आइए नेक्स्ट पर, अब यहाँ पर विराम चिन्ह है। अब दोस्तों विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह आपको कल बताया जाएगा, पहले आप व्यंजन के बारे में सीख लीजिए। तो आइए व्हाइट पेज पर, यहाँ पे आइए व्हाइट पेज पर, विराम चिन्ह आपको कल मिलने वाले हैं विराम चिन्ह से। और इसके बाद व्यंजन, व्यंजन आपका क्या होता है, हल होता है, जिसे कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें दोस्तों ये 3 तरह के होते हैं आपके व्यंजन।
व्यंजन, इसको हल के नाम से जानते हैं, ये कॉन्सोनेंट होता है। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है आपका अभ्यांतर प्रयत्न, पहला आपका अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा आपका बाह्य प्रयत्न, और तीसरा मूला उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। ये मूला उच्चारण होता है दोस्तों, उच्चारण के स्थान पर होता है ये, उच्चारण के स्थान पर, ये तीसरा आपका उच्चारण के स्थान पर होता है, ठीक है। आप इस तरह समझिए, अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा आपका बाह्य प्रयत्न और तीसरा आपका उच्चारण के स्थान पर होता है। ये 3 होते हैं। अब तीनों में आपका पहला क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ, पहले के बारे में, अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में। अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, जो हमारे मूल व्यंजन है, व्यंजन समझ रहे हैं दोस्तों, व्यंजन स्वर को छोड़कर व्यंजन है वो हो गए, ठीक है, व्यंजन हो गए, और ये अभ्यांतर प्रयत्न है। अब आइए दूसरा क्या है, ये बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न, इसमें जो हम बाहर से आया हुआ है, मतलब बाहरी आया हुआ है, बाहर से, जो बाहर से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, जिसे मेहमान व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, बाहर से आए हुए मेहमान भी व्यंजन कह सकते हैं, या बाहर से आए हुए हैं मेहमान व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए तीसरा आपका उच्चारण के स्थान पर होता है, ठीक है, जिसे मूल उच्चारण कहते हैं। मूल उच्चारण के स्थान का मतलब क्या होता है, कंठ तालव्य, और इसकी दूसरी, इसको लिखवा देता हूं, मूल उच्चारण, जिसे स्थान कंठ तालव्य, स्थान आपका बता रहा है दोस्तों, कंठ तालव्य आपका ये स्थान है, ठीक है, तालव्य, और इसकी जो दूसरी चीज किस में होता है, अब आइए, कम वायु निकलती है, मतलब मूल उच्चारण में जो कंठ तालव्य और दूसरी चीज इसमें जो कम वायु निकलती है, ठीक है, कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती है किसमें, ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों नाम सुने होंगे, क्या क्या नाम सुने होंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, किस व्यंजन को बोलने में कंपन होता है, किसी व्यंजन को बोलने में कंपन नहीं होता है, और नाम सुने होंगे घोष, अघोष, समझ रहे हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि मैं अब बताने वाला हूँ कि ये महाप्राण, अघोष, घोष क्या होता है, ठीक है। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, व्यंजन, कंपन क्या चीजें होती हैं, सब चीजें यहाँ पर बताया जाएगा। ये उच्चारण के स्थान पर होता है, व्यंजन में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं तीसरा आपका बताया ना अभी, तीसरा उच्चारण के स्थान पर, ये मूल उच्चारण स्थान कंठ तालव्य जैसे आपका ये होता है। तो दूसरा चीज क्या होता है कि कम वायु निकलती है, और जिसमें ज्यादा निकलती है, तो नाम सुने होंगे, पहला क्या होगा, अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, और दूसरा आपका महाप्राण, महाप्राण, और किसी व्यंजन को बोलने में जो कंपन होता है, मतलब दोस्तों ये आपका सुने होंगे कौन सा, ये अल्पप्राण, महाप्राण, और कोई व्यंजन है आपका या किसी व्यंजन को बोलने में आपको कंपन हो रहा है, कंपन महसूस हो रहा है, तो क्या कहेंगे, कंपन महसूस हो रहा है, तो किसी व्यंजन को बोलने में कंपन नहीं होता है, ठीक है,
किसी व्यंजन को बोलने में कंपन होता है तो ये आपका क्या होगा, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, और किसी व्यंजन को बोलने में कंपन नहीं होता है तो क्या होगा, घोष अघोष होगा। आप समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब। हमारे कहने का मतलब प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, इसमें कंपन होता है, कंपन, कंपन होता है। ठीक है, कोई व्यंजन कंपन होता है किसी व्यंजन को बोलने में, किसी व्यंजन को बोलने में। ठीक है, और जिसमें कंपन नहीं होता, जिसमें जिसमें कंपन नहीं होता, वो दोस्तों घोष अघोष होता है। ठीक है, घोष अघोष होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों, ये इसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, व्यंजन का उच्चारण स्वर सहायता से होता है। अब बता रहे हैं दोस्तों, व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, स्वरों की सहायता से होती है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका जो क इक्वल टू क्या होता है, क प्लस अ होता है। ठीक है, मतलब इसका क पूर्ण रूप से है। ठीक है, और ये क आपका आधा है, इसमें अ बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों आपका जब इसको कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका ये पूरा क आएगा। तो ये क्या है, जब नीचे आधा ये लग जाएगा, ऐसे एक पाही खींचा जाएगा तो आपका ये आधा क हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ख का भी है, ऐसे ख का भी है, ग का भी है। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए यहाँ पे, कुल मिला के आपका कितना होता है, 52 होता है। एक 11 स्वर होते हैं और 2 आपका अयोगवा होता है, 33 आपका व्यंजन होता है। ऐसे ऐसे आपका 2 प्लस 4 प्लस इक्वल टू 52 हो जाएगा, 52 होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अब मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। आप चलिए यहाँ पे आइए, अब आप यहाँ पे आइए। ठीक है,